हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये जो पेपर है इवनिंग शिफ्ट का है और इसके पहले 50 क्वेश्चंस मैंने पहले ही पार्ट में अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही को चिन्हित कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है एनटीए के द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन को चिन्हित कीजिए। सुल्तान रजिया ने ख्वाजा नामक अधिकारी को इक्ता की आय एवं व्यय को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था। यह कथन जो है वह सही नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राजस्व दाताओं को बिना किसी भेदभाव के राज्य के अधीन करने के लिए कृषि सुधार लागू किया। यह कथन सही है। सुल्तान फिरोज ने संकटग्रस्त कृषकों की सहायता हेतु तकावी ऋण की शुरुआत की। तो तकावी ऋण की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। ये कथन सही नहीं है। इजारा पद्धति ने कृषकों की दुर्दशा में वृद्धि की। ये सही है। शेरशाह सूरी ने किसानों की सहायता के लिए जमींदारों के अधिकारों का उन्मूलन किया। ये कथन भी जो है वह सही नहीं है। तो सही कथन है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे। तो इनमें से जो मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे वे थे मनसबदारी और इनाम जागीर। ऑप्शन बी और डी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की पुस्तकें प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी ऐतिहासिक वृत्तांत के रूप में जानी जाती है। तो प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी के बारे में जो जानी जाती है के रूप में जानी जाती है वो हैं बाणभट्ट की हर्षचरित और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ऑप्शन 4। 12वीं और 16वीं शताब्दी काल के भारत में दार्शनिक शास्त्रार्थ द्वारा ज्ञान उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित स्थान प्रसिद्ध हैं। तो उस समय जो स्थान प्रसिद्ध थे वो है मिथिला और नवद्वीप। संगम परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक लक्षण निम्नलिखित हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक लक्षण है पूरम और एकम। ऑप्शन ए और डी, बी और डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज सहायक की हत्या की थी। तो ये कथन जो है वह सही है। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। ये भी सही कथन है। 1856 में फकीर उद्दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि अगले उत्तराधिकारी राजकुमार को राजसी उपाधि को त्यागना होगा। ये भी सही कथन है। धार्मिक निर्योग्यताएं अधिनियम 1852 में पारित किया गया। तो ये कथन जो है वह सही नहीं है। ये 1850 में पारित किया गया था। जनरल हेविट मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर थे। ये सही कथन है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बी, सी और ई जो है वे सही हैं। ए, बी, सी और ई, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संदर्भ में कौन से सही हैं। भारतीय विदेशी व्यापार में बुद्धि न तो स्वाभाविक न ही सामान्य थी। यह साम्राज्यवाद को बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से विकसित की जा रही थी। सही कथन है। विदेशी व्यापार की संरचना और विशेषता असंतुलित थी। भारत से धन निष्कासन हुआ। घरेलू उद्योगों को विनाश और रोजगार के अन्य मार्गों की अनुपस्थिति ने लाखों हस्तशिल्पियों को कृषक बनाने की ओर धकेल दिया। ये भी सही है। नगरीय और ग्रामीण दस्तकारी उद्योगों का क्रमिक विनाश और पतन हुआ। ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सभी कथन जो है वे सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित है। सही कथन है। इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित है। ये भी सही है। इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित नहीं है। तो ये कथन जो है वह सही नहीं है। इतिहास ठोस और विशिष्ट से संबंधित है। ये भी सही है। इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित नहीं है। तो ये कथन जो है वह सही नहीं है। सही कथन है ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन डी।
ए, बी और डी, जो कि ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इतिहास हमें हमारी स्वयं की पहचान का भाव देती है। सही कथन है। इतिहास हमें अतीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। ये भी सही है। इतिहास अनेक अन्य विषयों के लिए बुनियादी पृष्ठभूमि नहीं प्रदान करता। तो ये जो कथन है वह सही नहीं है। इतिहास हमें मनुष्यों, सामाजिक संस्थाओं और मानव स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है, जो कि सही कथन है। इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है। यह भी सही है। तो सही कथन ऑप्शन ए, बी और डी और ई, जो कि ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। ये सही कथन है। 1912 में टैगोर ने जनगण मन की रचना की। ये भी सही है। 1920 में टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। ये कथन जो है वह सही नहीं है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार इनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में मिला था। 1925 में ब्रिटिश नरेश जॉर्ज पंचम ने टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। तो ये कथन भी सही नहीं है। नाइटहुड की उपाधि जो है वह 1915 में प्रदान की गई थी। टैगोर एक असामान्य योग्यताओं वाले चित्रकार थे और उन्होंने लगभग 3000 चित्र बनाए। ये कथन भी सही नहीं है। तो जो सही कथन है इसमें सही नहीं पूछा है, सही नहीं है वे है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ई। इसके ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? भाषाई प्रांत के लिए पहली मांग आंध्र के तेलुगु भाषी लोगों ने उठाई थी, जो कि सही कथन है। 16 अगस्त 1951 के दिन स्वामी सीताराम ने पृथक आंध्र राज्य की मांग के समर्थन में आमरण अनशन शुरू किया। ये भी सही है। 56 दिनों तक उपवास रखने के बाद पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई, जो कि सही कथन है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1958 में बनाया गया था। ये कथन सही नहीं है। ये 1953 ईस्वी में बनाया गया था। 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पुनर्गठित किया गया। ये सही कथन है। तो जो सही है वे है ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन ई, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारतीय चलचित्र अधिनियम 1918 में पारित हुआ था। सही है। विजय भट्ट ने 1943 में रामराज्य फिल्म का निर्देशन किया। ये भी सही है। फिल्म भक्त विदुर महाभारत महाकाव्य से संबंधित थी। नील दर्पण का लेखन देशबंधु चट्टोपाध्याय ने किया था। तो ये जो कथन है वह सही नहीं है। D.W. ग्रिफिथ ने बर्थ ऑफ ए नेशन फिल्म का निर्देशन किया था। ये सही कथन है। जो सही है वे हैं ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन ई, जो कि ऑप्शन 2 में दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, R.G. कोलिंगवुड ने कहा, कल्पना की कृतियों के रूप में इतिहासकारों की कृतियों और उपन्यासकारों की रचनाओं में कोई अंतर नहीं होता। जो अंतर होता है वह यह है कि इतिहासकार का चित्र का आशय सच होता है। ये सही है। विलेन द कुनिंग ने कहा, वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता है, मैं इसे प्रभावित करता हूँ। तो ये जो कथन है वह सही नहीं है। मार्क ब्लॉक ने कहा, परंतु इतिहास न तो गढ़ी निर्माण है और न ही कैबिनेट गठन, यह बेहतर समझदारी की दिशा में एक प्रयास है। ये सही है। डेविड सेनन ने कहा, जीवन सरल नहीं है और इसलिए इतिहास जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है। ये भी सही है। एम्ब्रोज वियर्स ने कहा, केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है, परंतु केवल एक इतिहासकार ही अतीत को बदल सकता है। ये भी सही कथन है। तो जो सही है वे हैं ऑप्शन ए, सी, डी और ई, ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्राथमिक स्रोत वह साक्ष्य है जो अन्वेषण अधीन काल में लिखा या रचित हो। सही है। प्राथमिक स्रोत वे साक्ष्य हैं जो अधीन घटनाओं में भाग लेने वाले, उन्हें देखने वाले अथवा उन पर टिप्पणी करने वाले समकालीन के अभिलेख हो। ये भी सही है। प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्र शामिल नहीं होते। तो ये जो कथन है वह सही नहीं है। घटना के होने के बाद उस काल के बारे में लिखे वृत्तांत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो ये कथन भी जो है वह सही नहीं है।
घटना के होने के बाद उस काल के बारे में लिखे वृत्तांत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बीच की भिन्नता सदैव अत्यधिक स्पष्ट होती है। ये सही कथन है और ये भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में सम्राट, विराट और सूची 2 में कौन से भाग में सम्राट को क्या कहा जाता था, ये हमें मैच करना है। तो सम्राट जो है वह कहा जाता था पूर्वी भाग में, विराट पश्चिमी भाग में, भोज दक्षिणी भाग में और राजा मध्य देश में। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। फिर से सूची का मिलान करना है। नैनीताल जो प्रयुक्त होता है समुद्र तट के लिए, मुल्लई वन के लिए, पालई सूखे क्षेत्र के लिए और कुरुंजी पर्वतीय क्षेत्र के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है फिर से सूची मिलान करना है। सूची 1 में जो है कवियों के नाम दिए गए हैं, वह सूची 2 में शासकों के। भवभूति जो है ये सोवर्मन से संबंधित है, भारवी सिंह विष्णु, राजशेखर महिपाल से और रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से। तो इस तरह से ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फिर से सूचियों का मिलान करना है। कामरूप का संबंध जो है वो है भीमपाल से, भक्ति रत्नाकर, शंकरदेव, मार्कंडीय पुराण, हरिश्चंद्र और वृंदावन श्री चैतन्य। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एसेज ऑन द गीता जो पुस्तक है ये है श्री अरविंदो की, रिलीजन एंड सोसाइटी एस राधाकृष्णन की, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पी.वी. काने और हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ए.के. कुमारस्वामी। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है फिर से सूची का मिलान करना है। औरंगजेब के काल की घटनाएं और उनके वर्ष दिए गए हैं। तो मुगल सिख युद्ध जो है ये हुआ था 1675 में, जाट विद्रोह 1669 में, मुगल राजपूत युद्ध 1679 में और सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फिर से सूची का मिलान करना है। या सूची 1 में घटनाएं दी गई है व सूची 2 में उनके वर्ष दिए गए हैं। तो पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव की नियुक्ति जो है वह की गई थी 1740 में। डुप्ले की पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति 1746 में। मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्दोनाइस द्वारा मद्रास पर कब्जा, ये 1746 में नहीं होगा। डुप्ले की पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति जो है वह 1742 में हुई थी। दोबारा से देखते हैं इसको। पेशवा के रूप में जो बाजीराव की नियुक्ति वो हुई थी 1740 में, ऑप्शन ए में 4 होगा। डुप्ले की पौंडीचेरी के गवर्नर के रूप में नियुक्ति 1742 में, और मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्दोनाइस द्वारा मद्रास पे कब्जा 46 में, और एक्सला सपन जो सेपल की संधि थी वो हुई थी 1748 में। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूचियों का मिलान करना है। सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन 1765 में हुआ था। बेरिस्ट के उत्तराधिकारी जॉन कार्टियर जो है वो बने थे 1769 में। दीवानी एवं फौजदारी अदालतों की स्थापना 1772 में और नंद कुमार को फांसी 1775 में दी गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन 4 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 में पुस्तकें दी गई है व सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉल्यूम आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया बी.डी. बसु की पुस्तक है। गोखले द इंडियन
मॉडरेट्स एंड द राज BR नंदा की, और यंग इंडिया लाजपत राय के। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। फिर से सूचियों का मिलान करना है। गोलाकार घेराबंदी नीति जो है वह हुई थी 1765 से 1813 में। अधीनस्थ संघ की नीति 1857 से 1935। अधीनस्थ अलगाव नीति 1813 से 1857 और समान परिसंघ नीति 1935 से 1947। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कनिष्क का सत्तारोहण 58 ईस्वी है, तो यह कथन सही नहीं है। कनिष्क का सत्तारोहण 78 ईस्वी है। मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व, ये सही है। सातवाहनों द्वारा भूमि अनुदान का सर्वाधिक आरंभिक अभिलेखीय साक्ष्य 100 से 200 ईस्वी। मौर्य शासन का अंत 185 ईसा पूर्व। मगध क्षेत्र में धान रोपाई का आरंभ 400 ईस्वी, ये कथन सही नहीं है। तो सही है वे हैं ऑप्शन बी, सी और डी, जो कि ऑप्शन 2 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें जो सबसे पहले उत्तर वैदिक परंपराएं, उसके बाद आरंभिक उपनिषद, उसके बाद जो है प्रथम स्तूप, फिर महायान बौद्धयान संप्रदाय का विकास, और फिर सर्वाधिक आरंभिक मंदिर। इस तरह से ऑप्शन 2 जो है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले होगा मगध के शासकों द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण, उसके बाद दूसरे नंबर पे मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण, फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पदारोहण, अशोक का राज्यकाल और मौर्य साम्राज्य का अंत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सबसे पहले E, C, B, A, D, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक काल की ब्राह्मी का विकुटन, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अशोक शिलालेखों के पहले सेट का प्रकाशन, दक्षिण भारतीय शिलालेखों के जर्नल एपिग्राफिया कर्नाटिका का पहला अंक और एपिग्राफी इंडिया का पहला अंक। तो इनका सही सीक्वेंस इसी तरह से होगा, सबसे पहले ए, उसके बाद बी, सी, डी और फिर ए। नेक्स्ट है, विदेशी यात्रियों के द्वारा भारत दौरे के कालक्रमानुसार सही अनुक्रम को चुनिए। तो सबसे पहले जो विदेशी यात्री इनमें से आया था वह था मार्को पोलो, उसके बाद निकितिन, फिर जो है दुआर्ते बारबोसा, फिर पीटर मुंडी और फ्रैंकोइस बर्नियर। इस तरह से सबसे पहले A, C, B, D, A, C, B, D, E, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित ऐतिहासिक मसनवियों के सही अनुक्रम को चुनिए। तो ये अमीर खुसरो की कृतियां हैं सभी। इनमें जो सबसे पहले मिफ्ता उल फुतू नहीं होगा, सबसे पहले किरानुस सादेन, उसके बाद मिफ्ता उल फुतू, तीसरे नंबर पे देवल रानी खिचर खां, फिर नूह सिपीहर और फिर लास्ट में तुगलकनामा। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा B, D, A, E, C, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें जो है सबसे पहले नंबर पे जो होगा राजा बिहारमल की अकबर से भेंट, दूसरे नंबर पे यूसुफजई कुल के विरुद्ध मानसिंह का अभियान, उसके बाद मानसिंह की बिहार विजय,
बिहार विजय के बाद जो है कछाव पर जयसिंह का अधिमिलन और फिर जयसिंह की शिवाजी से भेंट, जो कि दिया गया है ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट है, फिर से घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इनमें जो सबसे पहले नंबर पे घटना हुई थी वो थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद ने ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था में नस्ली भेदभाव को उजागर किया। फिर मद्रास में महाजन सभा की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन और फिर बम्बई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, जो कि दिया गया है ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट है, फिर से कालक्रम की घटनाएं हैं। तो इनमें सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वह थी क्लाइव के बाद हैरी वेरेलस्ट का आगमन, फिर बंगाल में दुर्भिक्ष, सन्यासी और फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण, उसके बाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना और फिर वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम घटी घटना से शुरू कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे जो घटना घटी थी वह थी क्रिप्स प्रस्ताव, उसके बाद वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद एटली की उद्घोषणा और फिर माउंटबेटन प्लान, जो कि दिया गया ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट है, दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन है, राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म को अस्वीकार कर दिया और ईसा मसीह के देवत्व का खंडन किया, जो कि सही कथन है। कारण है, राजा राममोहन राय ने 1820 में प्रकाशित ईसा मसीह के नीति वचन प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, शेख अहमद सरहिंदी ने भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में इत्तबात उल नुबाव में अफसोस जाहिर किया था, सही है। भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में पैगंबर काल दर्शन शास्त्र के विज्ञान और भारतीय संतों के अध्ययन के बीच के समय अंतराल को इसका कारण बताया गया है, जो कि सही कथन है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ये इसमें व्याख्या नहीं करता, सॉरी, इसमें ऑप्शन 2 जो है वह सही होगा। कथन दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, मुझे डाउट है। शेख अहमद सरहिंदी ने भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में इत्तबात उल नुबाव में अफसोस जाहिर किया था, सही था कथन। भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में पैगंबर काल दर्शन शास्त्र की विज्ञान और भारतीय संतों के अध्ययन के बीच के समय अंतराल को इसका कारण बताया गया, ये भी सही है। सही है अभी, ये कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन ए ही जो है वह सही उत्तर है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मलिक काफूर की सफलता ने इस क्षेत्र में इस्लामी राजनीति की शुरुआत की थी, सही कथन है। दक्षिण भारत में सूफीवाद का चलन स्थानीय आबादी के इस्लाम धर्म अपनाने का प्रमुख कारण बन गया, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा की, सही कथन है। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने अकबर के धार्मिक नजरिए को प्रभावित किया, ये भी सही है। तो ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, महाभारत के भीष्म पर्व में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, सही कथन है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से गुप्त काल के दौरान हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यह भी सही है। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, पैराग्राफ को पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार परमपिता को निम्नलिखित में से किस एक रूप को छोड़कर सभी रूपों में पाया जा सकता है। तो परमपिता के रूप में
सेकंड है, ईश्वर की शक्ति निम्नलिखित में उसके किस सामर्थ्य से प्रदर्शित होती है? यह प्रदर्शित होती है प्रकटन से। इस गद्यांश में निम्नलिखित में से किस विवाद को उठाया गया है? तो इस गद्यांश में ईश्वर के दिव्य दर्शन के संबंध में इस्लामी अस्वीकृति के मुद्दे को उठाया गया है। नेक्स्ट है, दिव्य को पाने को निम्नलिखित में से किसने नकारा है? तो सिया ने नकारा है। लेखक निम्नलिखित में से किस विचार के पक्षधर हैं? लेखक जो हैं वो पक्षधर हैं कि ईश्वर को इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों में पाया जा सकता है। यह वक्तव्य निम्नलिखित में से किस अवसर पर दिया गया था? यह दिया गया था अमेरिका की खोज के 400 वर्ष। उल्लिखित वक्तव्य निम्नलिखित में से किसका भाग था? यह भाग था हिंदूवाद पर आलेख। उल्लिखित वक्तव्य निम्नलिखित में से किसने उद्धृत किया? यह किया था आर.सी. मजूमदार ने। यह वक्तव्य किसने दिया था? तो यह वक्तव्य दिया था स्वामी विवेकानंद ने। यह वक्तव्य सम्मेलन के कार्य विवरण में अभिलिखित नहीं है। यह निम्नलिखित में से किस में प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था शिकागो डेली ट्रिब्यून में। यहीं तक जो है हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।